मास्टरमाइंड बाबा के सभी व्यूअर्स को सूरजमालाकार का नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें भारत में, तो सेंट्रल बैंक कौन सा है भारत का? वो है दोस्तों आरबीआई। आप सबको इतना तो जरूर ही ज्ञान होगा। हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है अपना। वैसे ही हमारे इंडिया के लिए इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक। तो भारत के केंद्रीय बैंक की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1935 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया था। 1934 में, इससे पहले आपको मैं नॉलेज दे दूं, 1934 में आरबीआई का एक एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट 1934, और इसने अपनी प्रोसेसिंग कब से चालू कर दी? 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट कर दिया। यानी कि अंग्रेज़ों का ही टाइम था, अंग्रेज़ों का ही दौर था, वो अंग्रेज़ों का ही शासन था भारत पर, तभी हमारा आरबीआई वहाँ से चालू हो चुका है। अब इसके बाद बात करें अगर, तो आगे के प्रोसेस को तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आरबीआई है कौन। आप सबको पता है सभी बैंकों के जो टॉप लेवल पे है वो है आरबीआई, यानी कि सभी बैंकों में टॉपेस्ट, जिसे सिरमौर भी कई राइटर्स ने कहा है, सिरमौर है, यानी कि जो मोर के ऊपर, सिर के ऊपर जो सबसे ऊपर 3 कलंगी होती है, यानी कि सबसे ऊपर है, बैंकों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा बैंक है। तो कौन सा है सर? आरबीआई। क्योंकि सभी बैंकों का पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक, कंट्रोलर भी कहूँगा, लेकिन कंट्रोलर का मतलब ये नहीं है कि बस उसको बांध के अपने में रखता है, यानी कि उसको संजो कर रखता है, उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, उसको गाइडलाइंस देता है। ये सारे काम करने का जो जिम्मा है वो भी आरबीआई का ही। तो आरबीआई की जो बात रखी गई थी ना, 1926 में ही रख दी गई थी, 1926 में ही, और इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यानी कि उनके जो विचार थे और जो उनके निर्देश थे, उन्होंने कई अपनी बुकें भी लिखी हैं, जिसमें आरबीआई जैसे किसी बैंक का आरबीआई नाम नहीं रखा गया था, नाम कुछ और रखा गया था, लेकिन महत्व को उसको बताया था कि सभी बैंकों को अगर कंट्रोल करना है, सभी बैंकों की व्यवस्था को बढ़ाना है, देश में वित्तीय व्यवस्था को अगर सुधारना है, देश में जो मुद्रा है, जो मनी है, उसको कंट्रोल करना है, तो भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके और गवर्नमेंट के अंडर हो। तो ऐसी चीज़ों का सजेशन भी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1926 में ही रख दिया था, जिसे बाद में चलकर 1934 में एक्ट बनाया गया आरबीआई का, और 1935 1 अप्रैल से वो चालू हो गया। लेकिन दोस्तों जब वो चालू हुआ ना, तो प्राइवेट बैंक था। क्या था वो? निजी बैंक था वो। अब निजी बैंक का मतलब आप समझ सकते हैं, जब ये स्थापना हुई है तो 5 करोड़ रुपए से इसकी नींव रखी गई थी, मात्र 5 करोड़ रुपए से। उस समय 1934 में एक एक्ट पास हुआ, और यहाँ पर 1935 में उसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, 1935 से। क्लियर है? और कितने रुपए से? मात्र 5 करोड़ रुपए से वहाँ शुरुआती हुई थी। ये एक निजी बैंक था उस समय। जब देखा गया कि इसमें कुछ लोगों के पास ही शेयर अगर निजी रह गया, प्राइवेट रह गया, यानी कि केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा ये किसी न किसी के अंडर, तो उसको क्या किया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। इस बैंक को नेशनलाइज कब किया गया? 1949, यानी कि 1949 में जो है वो आरबीआई को नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि ये सरकार के अंडर आकर कार्य कर सके और ये पब्लिक बैंक घोषित हो जाए, है ना? तो ये निजी किसी का प्राइवेट बैंक नहीं रह गया, राइट? जब ये स्टार्ट हुआ था 1935 में, तब इसका जो हेड क्वार्टर था, यानी कि इसका जो मुख्यालय था, हेड क्वार्टर, वो कहाँ था? कोलकाता के अंदर था। कोलकाता के अंदर मुख्यालय था इसका। जब 1937 आया तो इसके हेड क्वार्टर को शिफ्ट करके महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर कर दिया गया। ठीक है? जो मुंबई है आज के समय महाराष्ट्र में, उसका हेड ऑफिस कर दिया गया, और आज भी हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही। इसके ब्रांच ऑफिसेस कई जगह मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पर खासकर जो है, अगर कैपिटल्स की बात करें तो ज़्यादातर जो आरबीआई के जो कार्य क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो ब्रांच ऑफिस है, वो खासकर जो है आपको कैपिटल्स में मिलेंगे, जितने भी राज्य उनके कैपिटल्स में मिलेंगे। ठीक है? और अगर हम आरबीआई के लेटेस्ट गवर्नर की बात करें, जो अभी के समय में हाल फिलहाल में मौजूद हैं, 2018 से ही उनका चयन हुआ था, और ये जो चयन हुआ था वो शक्तिकांत दास जी का हुआ था। वही हमारे जो हैं अभी भी ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में मौजूद हैं।
इसके बाद बात करें अगर तो गवर्नर का जो चयन होता है इसके लिए खास कोई क्वालिफिकेशन और ऐसी चीज़ें रखी नहीं गई हैं मान्यताएं कि ऐसा हमारा जो है एक गवर्नर के पास ये सारी सर्टिफिकेट्स होंगी तभी हम रखेंगे। वो मान्यताएं कम है, लेकिन उससे ज़्यादातर जब भी एक गवर्नर का चयन किया जाता है सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो आईएएस में से ही मुख्य रूप से होते हैं। जो आईएएस वगैरह होते हैं उनको माना जाता है कि उनको देश की वित्तीय व्यवस्था और अगर देश की अच्छी नॉलेज है तो उनको गवर्नर घोषित किया जा सकता है। खासकर एक आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसे फाइनेंशियली जितने भी सिचुएशंस हैं उसको हैंडल करना और उसको समझना आना चाहिए अच्छे से, तभी वो गवर्नर बन सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आरबीआई के कार्यों की। आरबीआई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, बहुत से मेन कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, लेकिन उनमें से सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है इशूइंग नोट्स, इशूइंग करेंसी नोट्स, यानी कि नोट छापने का अधिकार। सिर्फ अधिकार ही नहीं कहूँगा, एकाधिकार है, मोनोपोली राइट्स, यानी कि सेंट्रल बैंक आरबीआई के अलावा कोई भी भारत का करेंसी नोट जारी नहीं कर सकता। इस अलावा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको जारी नहीं कर सकता। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी करेंसी नोट्स आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों का जो अधिकार है वो है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, इसका जिम्मेदारी उनके पास है। अब आरबीआई कितने नोट्स प्रिंट कर सकती है? जितनी वैल्यू की सिक्योरिटीज या गोल्ड सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, किसको? आरबीआई को, उतने के ही नोट्स केवल और केवल आरबीआई प्रिंट कर सकती है। अगर दूसरे कार्य की बात करें तो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। बैंकर आप समझते हैं ना, जो सरकार का बैंक है। हमारा तुम्हारा बैंकर कौन है? पीएनबी है, एसबीआई है, सिंडिकेट है, यही सब बैंक है ना। वैसे ही आरबीआई का जो भाई बैंकर है वो, सरकार का जो बैंकर है वो कौन है? आरबीआई। यानी कि जितने भी जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है किसको? गवर्नमेंट को, तो कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। और जो एक्सेस मनी भी अगर गवर्नमेंट का संभालना है तो कौन संभालता है? आरबीआई के पास डिपॉजिट हो जाता है। इन दोनों पे ही ना तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना ही इंटरेस्ट दिया जाता है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है वो कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है दोस्तों, यानी कि सरकार के सभी खातों को भी आरबीआई संभालता है। अब बात करते हैं हम तीसरे फीचर की। तो तीसरा फीचर है बैंकों का बैंकर, यानी कि बैंकर्स ऑफ बैंक। तो बैंकर्स ऑफ बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंकर्स ऑफ बैंक का मतलब भी वही हो गया, यानी कि जब भी किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है, तो किसका दरवाजा खटखटाता है भाई? तो वो है आरबीआई, है ना जी। आरबीआई उसको उस समय मदद करता है, उसके ऊपर वो उससे चार्ज भी करता है, जिसका नाम बैंक रेट या रेपो रेट होगा। समझ गए? शॉर्ट टर्म के लिए अगर चार्ज करता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो रेपो रेट होगा वहां, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है बैंकों को तो भैया वहां पर बैंक रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा समय समय पर सभी बैंकों को गाइडलाइंस, एडवाइसेस, सजेशंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता रहता है गवर्नमेंट को भी और बैंकर्स को भी, यानी कि बैंक्स को भी। समझ आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता। जब भी किसी बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट किसी को भी ऋण की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति कहीं से नहीं हो रही थी दोस्तों, तो वहां पर लास्ट आरबीआई ही इस मददगार के रूप में आगे निकल कर आता है और उन सब की मदद करता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, जो सबसे ज्यादा जो आरबीआई को जिस काम के लिए जाना जाता है वो है मुद्रा और साख का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट्स, कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट्स इन द इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी मुद्रा की पूर्ति होनी चाहिए, ना तो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी हो जाए और ना ही मनी का फ्लो कम हो जाए। देखो पैसों का अगर ज़्यादा प्रवाह होगा, मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होगा अर्थव्यवस्था में, तो भाई क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, वहाँ डिमांड एक्सेस होगी और क्या कम रह जाएगा? वहाँ पर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर मनी का फ्लो कम है मार्केट में, पैसों का फ्लो कम है, तो वहाँ पर डिफ्लेशन आने के चांसेस है, क्योंकि डिमांड कम होगी वहाँ पर और सप्लाई ज़्यादा होगी, है ना। तो इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके पास है दोस्तों? तो वो है आरबीआई के पास।
कैसे करता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल? उसके लिए एक पॉलिसी यूज़ करता है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति होता है। इस मौद्रिक नीति के अंदर वो बहुत सारे उपाय अपनाता है। उन उपायों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स। यानी कि सर मॉनेटरी पॉलिसी कौन अपनाता है? आरबीआई, और उसके अंदर बहुत सारे उपाय अपनाता है, जिसमें से दो कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं आप, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं आपको नाम बता देता हूं केवल इस वीडियो में। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब किसके पॉइंट्स है दोस्तों? ये सारे पॉइंट्स है जिसमें हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक उपाय में लेते हैं। इसके अंदर एक और है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। अगर वहीं पर हम बात कर लें मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स या मोरल सुएशन की, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी कि सीमांत अनिवार्यताएं और मोरल सुएशन यानी कि नैतिक दबाव, तो ये जो सारे पॉइंट्स है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स काम आते हैं किसमें? क्वालिटेटिव में। इसके अलावा इसमें क्रेडिट राशनिंग भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर अगले कार्य की हम बात करें तो अगला कार्य है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। देखो विदेश से बहुत सारी मुद्राएं हमारे देश में आती हैं। भाई आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने से बहुत सारा धन बाहर का आएगा, तो उसका जो कंट्रोलर है, जो उसका कस्टोडियन है, संरक्षक है, वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई की पूरी नज़र होती है कि बाहर से कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उससे कितनी मुद्रा आ रही है, ताकि हेर फेर ना हो या उसमें कालाबाजारी ना शुरू हो जाए। इसका सारा का सारा ध्यान आरबीआई के पास होता है। अगर आपके पास कोई विदेशी मुद्रा है तो आप आरबीआई की किसी भी ब्रांच या किसी एजेंट बैंक से जाकर उसको कन्वर्ट करा सकते हैं इंडियन रुपी में। और अगर आपको इंडियन रुपी देकर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए यानी कि फॉरेन मनी चाहिए, तो आप उसे जाकर किसी बैंक से आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसका बहुत ही मिनिमम चार्ज होता है जिससे आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये थे हमारे आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी और आरबीआई के फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर नॉलेजेबल लगे तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, टीचर्स को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और किसी स्पेशल टॉपिक की जाते जाते किसी स्पेशल टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट हो कि ये टॉपिक सर मुझे समझ नहीं आता या इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।